1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो डिप्रेशन से हमारी दुनिया या हमारा देश कैसे बाहर निकला उसके बारे में भी अब बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। 1920 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको 20th सेंचुरी का सबसे ख़राब इकोनॉमिक ट्रेड माना जाता है। 1920 में यूएस इकोनॉमी अपने बूम पर था, सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वहां का स्टॉक मार्केट एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा था, जिसमें फ्रिज, फोर व्हील गाड़ियाँ, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये सब नई नई चीज़ें आई थी, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था, या तो यूँ कहे उनको ज़्यादा पसंद आ रहा था। नई नई चीज़ें थी उस वक्त, तो लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था और मार्केट एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा था, जिसकी वजह से 1920 से 1928 को द रोरिंग ट्वेंटीज़ कहा जाता है। इसमें बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड को द रोरिंग ट्वेंटीज़ कहा जाता है। लेकिन 29 में यूएस मार्केट में थोड़ा धीमी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि ये शायद कुछ टाइम के लिए होगा, इसके बाद हम रिकवर कर जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1929 में धीमे धीमे यूएस मार्केट नीचे आने लगा, जिससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस स्टील थी एक कंपनी, वो $250 से सीधा $25 पे आ गई। लोगों को तब भी लगा कि शायद हम इससे रिकवर कर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो शायद नहीं होने वाला था। कंपनियों को धीरे धीरे नुकसान होने लगा और वह कंपनियां इसके लिए तैयार भी नहीं थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों की जॉब चली गई, लोग कुछ सामान खरीदना छोड़ दिए। उसके बाद प्रोडक्ट का सेल कम होने लगा। जो लोग फोर व्हील गाड़ियाँ, वॉशिंग मशीन, रेडियो ये सब खरीद रहे थे, उनका भी सेल अब कम होने लगा। धीरे धीरे कंपनियों ने सारे एम्प्लॉय को जॉब से निकालना शुरू कर दिया। एम्प्लॉय इससे परेशान होकर, अगर कि उनके पास कोई सेविंग नहीं बची, वो घर पे बैठे रहे, तो वो इससे परेशान होकर बैंक के पास गए। बैंक में जब वो अपना पैसा लेने गए तो उनको ये कहा गया कि हम तो आपका सारा पैसा बिजनेस में लगाए थे और वह बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हम आपका पैसा नहीं लौटा पाएंगे। और इधर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा और लोगों का सेविंग धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो लोग खाने के लिए अपने घर, अपने रियल एस्टेट को बेचने लगे, जिसकी वजह से बैंक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया और लोग स्टॉक मार्केट से भी पैसा धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिए। उस वक्त यूएस का जो मार्केट था वो रॉकेट की तरफ भाग रहा था, वहीं वह धड़ाम से नीचे आ गया। लोग उस वक्त बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने लगे, जिससे बिजनेस को पैसे रेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। लोगों को बैंक द्वारा उनका पैसा न लौटाए जाने पर लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया और लोगों को जितना भी उनका पैसा मिला उतना लेके वो बैंक से मुंह मोड़ लिए और यह वादा किया कि हम बैंक में फिर कभी नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से लोग बैंक में पैसा न रखकर अपने घर में पैसा रखने लगे, जिसकी वजह से वह एक ब्लैक मनी के रूप में बहुत ज़्यादा आगे आने लगे सारे पैसे। तो इससे मार्केट में पैसा न घूम रहा था, वो लोगों के पास ही था। यह एक बहुत ही ख़राब इकोनॉमिक ट्रेड माना जाता है। दोस्तों, आप ही अगर के सोच के देखो कि अगर के मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा, तो वह बिजनेस या देश की ग्रोथ में कैसे सहायता कर पाएगा। अब लोग बैंक के पास जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका विश्वास पूरी तरह से बैंक से टूट चुका था और कोई बिजनेस कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा था और लोगों के पास पैसा भी बहुत कम मात्रा में बचा था, जिससे कि वह बिजनेस करे या अपना खाना खाए या अपनी ज़िंदगी बचाएं। इससे पूरी दुनिया में, खास करके यूएस में एक आर्थिक संकट आ गया, जिसमें सरकारें या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे।
सरकार भी हाथ पे हाथ धरी देखती रही। सरकारें भी ये सोच रही थी आखिर करे तो करे क्या। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है मिस्टर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का, जो 1933 में वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स किए और उसमें सुधार आने लगे। सबसे पहले उन्होंने बैंक को सुधारा और उसके बारे में विचार किया कि लोगों का बैंक के ऊपर विश्वास फिर से कैसे बने। फिर उन्होंने FDIC शुरू की, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। FDIC करता यह है कि जो लोग बैंक में पैसा लगाएंगे, उनका अगर के बैंक वो डूब भी जाती है तो FDIC उनको एक विश्वास दिलाता है, या तो वो उनको पैसा ला के देगा कि जिसकी वजह से उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। FDIC के आने पर लोगों का बैंक के ऊपर फिर से भरोसा आना शुरू हो गया और लोग धीरे धीरे अपने घर में से पैसा निकालकर बैंक में रखना शुरू कर दिया। और मिस्टर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट टाइम टू टाइम रेडियो पर आकर लोगों को बताते थे कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा और FDIC उनको पैसा ज़रूर देगा, जिसकी वजह से लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा और वह पूरी तरह से बैंक के ऊपर निर्भर हो गए और उनका विश्वास फिर से लौट आया। फिर US इकोनॉमी धीरे धीरे अपने लाइन पर ही थी, तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 ने तो US इकोनॉमी को सीधा रॉकेट ही बना दिया। हुआ ये कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो US गवर्नमेंट ने ज़्यादातर अपना पूरा पैसा US मिलिट्री पर लगा दिया। US मिलिट्री की तरफ से उनको खाने पीने या कपड़े की या बहुत सारी ऐसी चीज़ें का ऑर्डर मिलने लगा, जिससे कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। इससे US इकोनॉमी एकदम तेज़ी से भाग रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट के बाद तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि क्या हुआ होगा। US का पावर कितना आगे बढ़ गया और US इकोनॉमी तो पूछो ही मत आज कहाँ पर है। तो ये था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन और उससे US और पूरी दुनिया कैसे उभरी। US ने कैसे एक ग्रेट पावर के रूप में अपना दमखम पूरी दुनिया में फहराया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे कि 2008 का जो रिसेशन आया था या तो जो 2023 में रिसेशन आने वाला है, जो बड़े बड़े ज्ञानी या पंडित जिनको कहते हैं कि इकोनॉमी में जो मिस्टर डूम कहते हैं कि 2023 में क्या होगा, हमारी दुनिया या हमारा देश कहाँ पे जाएगा, किस पोजीशन पे होगा, कितनी महंगाई होगी, या तो अच्छी दिशा में जाएगी या बुरी दिशा में, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।